अस्सलाम वालेकुम। उर्दू अदब से प्यार करने वालों को खुश आमदीद। जैसा कि हमारे 7th सेमेस्टर में एक सवाल है, नूरुल लुगात और फ़रहंग आसफ़िया का तकाबुली जायज़ा। तो उसी हवाले से हम आज बात करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में नूरुल लुगात के बारे में बात करेंगे और पार्ट 2 में हम फ़रहंग आसफ़िया के बारे में देखेंगे कि उसकी ख़ुसूसियात, ख़ामियाँ, मक़ासिद क्या हैं और इसी तरह से नूरुल लुगात में क्या अहम चीज़ें हैं जो इसको फ़रहंग आसफ़िया से मुमताज़ करती हैं या फिर काम दिखाती हैं। ये आपको इसको पढ़ने के बाद अंदाज़ा होगा कि कौन सी लुग़त ज़्यादा बेहतर है। अब आज हम नूरुल लुगात के बारे में देखते हैं। अब ये आप पे मुनहसर है कि आप चाहें तो इसको एक टेबल के फॉर्म में जैसे कंपैरिज़न करते हैं वैसे लिख दें, या फिर अगर अलग-अलग सवाल आता है सिर्फ़ नूरुल लुगात पे या फिर सिर्फ़ फ़रहंग आसफ़िया पे, तो आप इसको मुकम्मल भी लिख सकते हैं। इसीलिए इसको मुकम्मल अलग-अलग ही हम दोनों पार्ट्स में डिवाइड करके आपके साथ शेयर करेंगे। नूरुल लुगात का तारुफ़ अब देखते हैं कि इनके जो मुअल्लिफ़ हैं वो कौन हैं। मौलवी नूरुल हसन नैयर देहलवी ने इसे मुरत्तब किया है। इनके आप सबसे पहले सवाल लिखने से पहले इनके बारे में लिखेंगे कि वो कौन थे, उनका तारुफ़ क्या है, थोड़े से हालात ज़िंदगी। फिर उसके बाद आप नूरुल लुगात का तारुफ़ देंगे कि नूरुल लुगात दर हकीकत क्या है, कि ये उर्दू ज़बान की मारूफ़ लुग़त है जिसे मौलवी नूरुल हसन नैयर देहलवी ने मुरत्तब किया, और इसके अंदर क्या ख़ासियत है, क्या ख़ुसूसियात पाई जाती हैं। अब ये देख सकते हैं कि इब्तिदा ये नूरुल लुगात जो है वो उर्दू ज़बान व अदब के तलबा, असातिज़ा और मुहक्किकीन के लिए बहुत अहम है। क्यों अहम है? इसके अंदर क्या ऐसी ख़ासियत है? ये इसी वजह से अहम है कि मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे तहक़ीक़, तालीम और इरशाद के लिए बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। ना सिर्फ़ ये लुग़त का काम करती है बल्कि हमारी तारीख़, हमारे अदब को समझने भी बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा पहुँचाती है। अब इसकी ख़ुसूसियात देखते हैं कि एक लुग़त में कौन सी ऐसी ख़ुसूसियात हैं जो होनी चाहिए और उसी की वजह से वो लुग़त बाकी तमाम लुगात से मुमताज़ करार पाती है। इसमें सबसे पहले तो देखिए कि जामियत है। जामियत मतलब कि मुकम्मल है। उर्दू के कदीम और जदीद अल्फाज के मायने, उनके मुख्तलिफ़ इस्तेमालात कि किस तरह से इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया जा सकता है, वो इस लुग़त में पाए जाते हैं। इसके साथ ही साथ जो मशहूर मुहावरे हैं, ज़रबुल इम्साल हैं, उनकी वज़ाहत भी की गई है और अदबी हवाला जात भी दिए गए हैं। अदबी हवाला जात मतलब कि अगर कोई लफ्ज़ ऐसा इस्तेमाल हुआ है जो किसी शायर ने अपने शेर में भी इस्तेमाल किया है या किसी मुसन्निफ़ ने इस्तेमाल किया है अपनी तहरीर में, तो वो भी साथ में दिया जाता है ताकि उस लफ्ज़ की अहमियत का अंदाज़ा हो सके और ये जाना जा सके कि वो लफ्ज़ किस कदर कदीम है। गैर मुल्की असरात भी नज़र आते हैं। गैर मुल्की असरात से मुराद ये है कि इसमें अरबी, फ़ारसी, हिंदी असरात को भी देखा जा सकता है, क्योंकि उर्दू ज़बान मुख्तलिफ़ ज़बानों का मलगूबा है। ये मुनफ़रिद या फिर ये नहीं कह सकते कि ये अलग ज़बान है, बल्कि ये मुख्तलिफ़ ज़बानों से मिलकर बनी है। तो इसमें जो दूसरे ममालिक की ज़बानें हैं उनके असरात वाज़ेह तौर पे नज़र आते हैं, और यही एक लुग़त की ख़ासियत होती है कि वो उन अल्फाज को भी दूसरी ज़बान के लिहाज से या फिर दूसरे ममालिक में किस तरह से उस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाता है, किस मानी में किया जाता है, वो भी बताए। तशरीही अंदाज़ है। तशरीही अंदाज़ से मुराद ये है कि जितने भी अल्फाज हैं उनको आसान ज़बान में बताया गया है, उनकी वज़ाहत कर दी गई है ताकि क़ारीन जो हैं, पढ़ने वाले हैं, वो अल्फाज के असल मानी समझे, बजाय इसके कि वो उसके मानी समझने की बजाय उस मानी के भी मानी तलाश कर रहे हों और फिर अजीब से गोरख धंधे में गुम हो जाए कि हमें मानी मिलने की बजाय एक नई मुश्किल पड़ गई है कि अब इस लफ्ज़ का भी मानी तलाश किया जाए। फिर जी सकाफ़ती और तारीख़ी तनाज़ुर में अगर हम देखते हैं इसको, तो क्या आता है कि अल्फाज की असल या फिर वो किस दौर से, किस इंसान से या फिर किस हवाले से तारीख़ से ताल्लुक़ रखती हैं, इसकी सकाफ़त क्या है, ये सब कुछ भी उन अल्फाज का बताया गया है। और ये तमाम की तमाम खूबियाँ एक लुग़त के लिए बेहतरीन समझी जाती हैं कि ये हमारे लिए, चाहे हम उस्ताद हों, चाहे हम तालिब इल्म हों या मुहक्किक हों, नाक़िद हों, हमारे लिए इस तरह की लुग़त बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है और हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है, ख़ास तौर पर हमारी ज़बान के लिए, उर्दू अदब के लिए। अब मक़ासिद क्या है इस लुग़त के? वो मक़ासिद ये हैं कि हमारे ज़बान व अदब की तरोीज हो, तरक्की हो और तहक़ीक़ को फ़रोग़ मिले।
مختلف زبانوں کے درمیان روابط قائم ہو۔ ظاہر ہے جب ایک لفظ کا معنی دوسرے زبان میں معلوم ہوگا ہمیں، یا یہ پتہ ہوگا کہ دوسری زبان میں اس لفظ کو کیا بولا جاتا ہے، تو پھر دوسرے لوگوں سے بات کرنے میں بھی آسانی رہتی ہے اور اپنی ثقافت کو، اپنے ادب کو اس طرح سے پھیلایا جا سکتا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے زبان کی تعلیم آسان بنانا، تاریخی، ادبی، لسانی مواد کو محفوظ کرنا، مختلف زبانوں کی خصوصیات کو سمجھنا، یہ سب کچھ ہمیں ان معنی و مفاہیم کی مدد سے ہی سمجھ آ سکتا ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ نور اللغات کا تقابلی مطالعہ کیا کیوں جاتا ہے، یعنی کہ اب جیسے ہمارے سوال ہے کہ فرہنگ آصفیہ سے تقابلی جائزہ، اسی طرح سے فرہنگ عامرہ ہے، امیر اللغات ہیں، ان سے بھی اس کا جائزہ کیا جا سکتا ہے، تقابلی مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو معنی ہے، الفاظ کی ساخت ہے اور الفاظ کا استعمال ہے، ان کو سمجھنے کے لیے کہ باقی لغات میں کس طرح سے الفاظ کے مفاہیم کو دیا گیا ہے۔ تو تقابلی مطالعہ اسی وجہ سے کیا جاتا ہے تاکہ زبان کو سمجھنے میں آسانی ملے۔ یہ لسانیات کا اہم شعبہ بھی ہے، اسی وجہ سے نور اللغات کا اکثر اوقات تقابلی مطالعہ پیپر میں پوچھا جاتا ہے۔ فوائد کیا ہے؟ فائدہ اس کا سب سے بڑا تو یہی ہے کہ ہمارا ادب ترقی کرتا ہے، زبانوں کی ترقی ہوتی ہے، ان کے درمیان دو مختلف زبانوں یا دو مختلف ممالک کے درمیان باہمی روابط بڑھتے ہیں، ادب، شاعری اور دیگر فنون میں زبان کے کردار کو بہتر طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔ اب مثال کیسے دی جا سکتی ہے کہ اردو، فارسی اور عربی کے جو الفاظ ہیں ان کا تقابلی مطالعہ۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو لفظ ہم بول رہے ہوتے ہیں اس کا معنی فارسی میں کچھ اور ہوتا ہے، لیکن اردو میں سننے والے کو وہ معنی کچھ اور معلوم ہوتا ہے، حالانکہ اردو بھی انہی زبانوں سے مل کے بنی ہے۔ لیکن اگر لغت ہمارے پاس ہو تو لغت کے ذریعے یہ سب کچھ سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ صرف الفاظ ہی نہیں، ہم ان کے قواعد، ان کے اصول و ضوابط کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ دوسری زبان میں کس طرح سے تذکیر و تانیث کے اصول ہیں، کیا اصول ہیں جو حروف اور مطابقت کے ہوتے ہیں، رموز اوقاف کون سے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے ہم الفاظ کے معنی بھی سمجھتے ہیں کہ اب جیسے انگریزی اور لاطینی زبانوں کے الفاظ کے ماخذ یعنی کہ یہ لفظ کون سی زبان سے، کون سے ملک سے آیا ہے، وہ تلاش کرنا، یہ سب کچھ ہمیں لغت ہی فائدہ دیتی ہے۔ اور نور اللغات اس حوالے سے اہم ہے کہ اس میں یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ اب ہم نے اس سارے سے خلاصہ کلام کیا نکالا کہ نور اللغات اردو ادب کے لیے ایک لازوال ذخیرہ ہے، یعنی کہ ہماری زبان کو ہمیں ہی سمجھانے کے لیے اور ہمارے علاوہ دوسرے ممالک کو، دوسری اقوام کو سمجھانے کے لیے یہ لغت بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور اسی وجہ سے یہ آج بھی ادبی دنیا میں اپنی منفرد اہمیت رکھتی ہے۔ تو ملتے ہیں آپ سے سیکنڈ پارٹ میں فرہنگ آصفیہ کے ساتھ۔ اس کے علاوہ لغت کیا ہے، فرہنگ کیا ہے، اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ مزید نوٹس درکار ہوں تو ہمیں یاد رکھیں، اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔